क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत का कभी औपनिवेशीकरण या कॉलोनाइजेशन हुआ ही न होता, तो आज की दुनिया कैसी दिखती? आज के इस विश्लेषण में हम अतीत के पन्नों से यही हैरत अंगेज क्या होता अगर परिदृश्य लेकर आए हैं और ऐतिहासिक आंकड़ों के जरिए इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। अगर भारत कभी गुलाम न बनता, तो क्या होता? ये महज एक दिलचस्प सवाल नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो आधुनिक इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। इस एक सवाल में आज की दुनिया के शक्ति संतुलन और पूरी जियोपॉलिटिक्स को नए सिरे से समझने की चाबी छिपी है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24.4%। साल 1700 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी ठीक इतनी ही थी। इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त पूरी दुनिया की कुल संपत्ति का लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से आ रहा था। और इसी से जुड़ता है हमारा पहला अहम पड़ाव, भारत यानी सोने की चिड़िया। आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद से पहले हमारी वैश्विक आर्थिक स्थिति असल में कितनी मजबूत थी। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का ये ऐतिहासिक जीडीपी डेटा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक वैश्विक संपत्ति पर मुख्य रूप से भारत और चीन का ही दबदबा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों तक अकेले भारत ने पूरे पश्चिमी यूरोप की कुल संपत्ति से भी कहीं ज्यादा वेल्थ को कंट्रोल किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बेजोड़ आर्थिक ताकत का राज क्या था। दरअसल उस वक्त भारत दुनिया भर में सूती कपड़ों के उत्पादन का बेताज बादशाह था। बेहतरीन रेशम और मसालों के निर्यात से लेकर बड़े पैमाने पर होने वाले जहाज निर्माण तक यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहद डायनामिक थी। मुगल काल का बंगाल तो एक तरह से पूरे कमर्शियल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का इंजन बन चुका था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत ही अलग और दर्दनाक करवट ली, और यहीं से शुरू होता है गुलामी का स्याह सच। आइए ब्रिटिश राज की उस कठोर हकीकत को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरी गिरावट को समझने के लिए सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है दादाभाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी या धन की निकासी का सिद्धांत। आसान भाषा में कहें तो ये सिद्धांत बताता है कि कैसे ब्रिटिश ढांचे ने बड़ी ही चालाकी से भारत के संसाधनों और आर्थिक सरप्लस को ब्रिटेन में शिफ्ट कर दिया, और वो भी बिना कोई उचित आर्थिक या भौतिक लाभ दिए। इस अदृश्य निकासी या इनविजिबल ड्रेन के तरीके बड़े ही सुनियोजित थे। इसमें भारत पर मनमाने टैक्स थोपना, दुनिया भर में लड़ रही ब्रिटिश सेना का खर्च भारत से निकालना, लंदन में बैठे इंडिया ऑफिस का भारी भरकम खर्च और ब्रिटिश कंपनियों द्वारा कमाया गया सारा मुनाफा वापस ब्रिटेन भेजना शामिल था। दादाभाई नौरोजी की गणना बताती है कि इसकी वजह से भारत को हर साल 3 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा का नुकसान होता था। जाहिर है, जब सारा पैसा बाहर चला जाएगा तो देश के अंदर निवेश कैसे होगा? नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। ये गिरावट वाकई दिल दहला देने वाली है। जो भारत 1700 में वैश्विक जीडीपी का लगभग 27% हिस्सा रखता था, वो 1947 में आजादी के वक्त तक सिकुड़कर महज 4% रह गया। हमारे लाखों बेहतरीन कपड़ा बुनकरों का रोजगार छिन गया और उन्हें मजबूरन खेती के कामों में धकेल दिया गया, जिसने हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कमर तोड़ दी। अब इस पूरे शासनकाल को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न रिसर्च पर नजर डालते हैं। ये रिसर्च ब्रिटिश शासन के असर को 2 हिस्सों में बांट कर देखती है। एक तरफ ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन यानी डायरेक्ट रूल, और दूसरी तरफ देसी राजाओं या रियासतों का अप्रत्यक्ष शासन यानी इनडायरेक्ट रूल। इस रिसर्च के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। डेटा बताता है कि जिन क्षेत्रों में देसी राजाओं का इनडायरेक्ट रूल था, वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और लंबे समय के प्रशासनिक परिणाम काफी बेहतर रहे। इसका सीधा सा कारण था जवाबदेही।
देसी राजा अपनी जनता के प्रति जवाबदेह थे, जबकि सीधे ब्रिटिश कंट्रोल वाले इलाकों में नियुक्त किए गए जमींदारों का एकमात्र मकसद सिर्फ और सिर्फ संसाधनों को निचोड़ना था। हालांकि इस विश्लेषण में पूरी तरह निष्पक्ष रहना भी जरूरी है। क्या भारत की इस गिरावट के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहरी ताकतें जिम्मेदार थीं? रिसर्चर्स बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जाति व्यवस्था जैसी हमारी कुछ कठोर आंतरिक संरचनाएं, बंधुआ मजदूरी और लगातार चलने वाला राजनीतिक टकराव, ये कुछ ऐसे आंतरिक कारण भी थे जिन्होंने मॉडर्न युग से पहले भारत में किसी बड़ी औद्योगिक क्रांति को जन्म लेने से रोके रखा। तो अब आते हैं अपने असली सवाल पर, एक वैकल्पिक इतिहास यानी एन ऑल्टरनेट हिस्ट्री। क्या होता अगर भारत की तमाम रियासतें उन बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो जाती? जरा इमेजिन कीजिए इस काल्पनिक टाइमलाइन को। एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन देखने को मिलता। सबसे पहले अलग अलग देसी व्यापार संघ मिलकर एक हो जाते। उसके बाद किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए एक साझा सैन्य समझौता या मिलिट्री पैक्ट बनता। और फिर पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक ही सॉलिड आर्थिक रणनीति लागू की जाती। यानी एक ऐसा विशाल भारत जाग उठता जिसकी कमान पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होती। और इसी एकता का सबसे बड़ा रिजल्ट होता भारत में औद्योगिक क्रांति का आना। जी हाँ, दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में नहीं बल्कि यहीं शुरू होती। ये एक बेहद शानदार तस्वीर है। भारत के पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी और न ही पूंजी की। बंगाल की मिलें मास प्रोडक्शन में दुनिया को पछाड़ रही होती। बॉम्बे के डॉकयार्ड्स में दुनिया के सबसे आधुनिक और विशाल समुद्री जहाज बन रहे होते। और दिल्ली से लेकर काशी तक के शहर दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग और इनोवेशन हब बन चुके होते। और इसका ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर होता? पूरी दुनिया का नक्शा ही पलट जाता। जो भारत यूरोप के लिए सिर्फ कच्चे माल की सप्लाई करने वाला बाजार बनकर रह गया था, वो इस वैकल्पिक इतिहास में यूरोप को तैयार औद्योगिक माल बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर होता। जाहिर है, इस बेतहाशा इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो अकूत संपत्ति पैदा होती, वो हमारे देश के अंदर ही रहती, बाहर नहीं जाती। अब इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं एक नई विश्व शक्ति के रूप में आधुनिक भारत कैसा होता। अगर हम तकनीक और विज्ञान के नजरिए से सोचें तो एक बिना उपनिवेश वाला और संसाधनों से भरा भारत ग्लोबल इनोवेशन को लीड कर रहा होता। 1800 के दशक में ही दुनिया का पहला बड़ा इलेक्ट्रिकल ग्रिड भारत में लग चुका होता। 1900 के आते आते रेडियो कम्युनिकेशन के शुरुआती मॉडल यहीं बनते और शायद 20वीं सदी के मध्य तक एशिया का पहला एडवांस स्पेस प्रोग्राम भी हम ही लॉन्च कर चुके होते। कुल मिलाकर इस वैकल्पिक वर्तमान में ग्लोबल नैरेटिव पश्चिम के नहीं बल्कि भारत के हाथों में होता। विदेशी ताकतें निवेश मांगने के लिए भारत की तरफ देख रही होती और आज दुनिया भर में जो बड़े बड़े क्लाइमेट एग्रीमेंट होते हैं वो शायद हमारे किसी प्राचीन लेकिन अब सुपर एडवांस्ड हो चुके शहर में ड्राफ्ट किए जा रहे होते। चलिए अब इस दिलचस्प काल्पनिक दुनिया से बाहर आते हैं और बात करते हैं आज के और कल के भारत की। 1947 के बाद से हमारी असली हकीकत क्या रही है? सदियों के नुकसान के बाद वापसी का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधार एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उस वक्त विक्टर ह्यूगो का एक कोट बहुत मशहूर हुआ था, दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। उन्हीं रिफॉर्म्स ने भारत के रुके हुए पहियों को फिर से रफ्तार दी और सदियों से चली आ रही आर्थिक गिरावट का रुख मोड़ दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज भारत परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम एक बहुत बड़ा ग्लोबल आईटी और रिसर्च हब बन चुके हैं, लेकिन सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर हम यूएई जैसे देशों से तुलना करें जिन्होंने अपने संसाधनों से मानव विकास सूचकांक में छलांग लगाई है, तो हमारी प्रोग्रेस थोड़ी धीमी रही है। हालांकि अनुमान है कि 2040 तक ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा 20.8% के करीब होगा, लेकिन आय की असमानता जैसी ज़मीनी चुनौतियों से हमें अभी भी पार पाना है।
तो इतिहास के इस पूरे सफर और इन सारे आंकड़ों को समझने के बाद हम वापस उसी विचार पर आते हैं। जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, अगर आधुनिक इतिहास की पटकथा पश्चिम ने नहीं बल्कि भारत ने लिखी होती तो आज की ये दुनिया असल में कैसी होती? इसी एक सवाल के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।